वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स इन दिस सेशन। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है जो कि प्रोसीड होता है कहाँ पे आपके स्ट्रोमा में, जिसको हम क्या कहेंगे C3 साइकिल या फिर कार्बन साइकिल के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि जो C3 साइकिल होता है उसमें कौन कौन से स्टेप जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, आपके पास एक ओवरव्यू क्या कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर जो होता है आपके दिमाग में होना चाहिए किसका, आपके क्लोरोप्लास्ट का। तो हमने जो पहला लेक्चर था उसमें क्या बताया था आपको, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो था बहुत अच्छे से क्या बताया था, डिटेल में बताया था। फिर भी एक बार और क्या करते हैं, उसको हम रिवाइज करते हैं कि ये क्या है हमारा, ये क्या है आपका, ये आउटर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोला आपने, आउटर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का लेना देना क्या है, और ये क्या है आपका इनर मेम्ब्रेन, ये वाला है इनर मेम्ब्रेन। यदि बात करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ हमने क्या बोले थे कि जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं आपका ग्रैनम, ग्रैनम का फॉर्म करते, ग्रैनम जो होता है उसको फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे वेसिकल क्या करते हैं, ग्रैनम से फॉर्म करते हैं। और ये जो स्ट्रोमल लैमेली होती है जो कि एक्सपांडेड वर्जन होता है किसका, आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का। तो ये जो रीजन है ये क्या है आपका, ये क्या है आपके थाइलाकॉइड्स हैं, ये क्या है आपके थाइलाकॉइड्स हैं। इन थाइलाकॉइड्स में क्या बताया था, इनकी मेम्ब्रेन पर क्या होता है, हमने बोला था क्या कि लाइट रिएक्शन जो प्रोसेस होती है, क्या होती है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो प्रेजेंट होता है। और फिर से लाइट रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पर रन होती है, आपके थाइलाकॉइड में। और ये जो रीजन है जिसको हम आज क्या बताएंगे, इसको जिस रीजन में एक्चुअल में क्या होने वाली है, आपकी कार्बन साइकिल जो होती है वो होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। तो एक या दो नंबर के मार्क्स में क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि सिंपली पूछ लिया जाता है कि आपकी डार्क रिएक्शन जो होती है क्लोरोप्लास्ट के पार्ट में ऑपरेट होती है, तो कहाँ पे होती है, आपके स्ट्रोमा वाले रीजन में। अब बात करते हैं आप कैल्विन साइकिल की। तो कैल्विन साइकिल एक्चुअल में कहाँ कहाँ पर होने वाली, पहली बात तो कि वो प्लांट कैसे होना चाहिए, आपके C3 प्लांट होना चाहिए जिनमें क्या होगी आपकी, क्या हो आपका कैल्विन साइकिल हो। तो क्या कैल्विन साइकिल सिर्फ C3 प्लांट में होता है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, नहीं। C3 जो प्लांट होते हैं इनके अलावा C4 प्लांट में भी क्या होता है, आपका कैल्विन साइकिल जो होता है वो ऑपरेट होता है। बट क्या होता है कि जो C3 प्लांट होता है वहां पर क्या है, आपका जो कैल्विन साइकिल है वो आपके मीजोफिल सेल में होता है। कहाँ पे होता है, मीजोफिल सेल्स जो होती है वहां पे। और इसके केस में क्या होता है, बंडल शीथ जो होती है, बंडल शीथ सेल जो होती है वहां पर क्या हो रहा है, आपका कैल्विन साइकिल जो हो रहा है वो ऑपरेट हो रहा है। तो आज हम क्या देखेंगे, आपको क्या पता होना चाहिए, कैल्विन साइकिल जो होता है वो, तभी तो आप रिलेट कर पाओगे C4 प्लांट से। तो पहले तो आपको C3 प्लांट्स के नाम बताने, कौन कौन से वो प्लांट्स है जो कि C3 प्लांट की कैटेगरी में चले आते हैं। तो मोस्ट जो 80 to 90% जितने भी आपको एटमोसफियर में जो प्लांट दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, आपके C3 प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि यदि आप मोस्ट फेमस यदि नाम जानना चाहो, जैसे आपका राइस हो गया है जो डेली आप कंज्यूम करते हो, वीट हो गया है आपका, ओट्स हो गया है, ओट्स हैं, सोयाबीन है, और जितने भी बीन्स होते हैं वो सारे किस कैटेगरी में चले आते हैं, लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं वो कैल्विन साइकिल, मतलब कैल्विन साइकिल जो होता है वो ऑपरेट होता है, C3 प्लांट की कैटेगरी में चले आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो C3 प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आपके पास क्या है कि आपका कैल्विन साइकिल है जो कि कहाँ है, आपका स्टोमा में रन हो रहा है। इसको हम बेसिक ओवरव्यू में बस इतना बता रहे हैं कि ये 3 स्टेप जो होती है ये फॉलो करता है। और ये 3 स्टेप्स में क्या क्या होती है, 3 स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप जो होती है वो कार्बोक्सिलेशन होती है। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है। दूसरा जो होता है वो रिडक्शन प्रोसेस होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, रिडक्शन होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है, इसका रीजनरेशन होता है। तो अब सवाल ये आता है कि हमको रीजनरेट किसको करना है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि क्या होगा, आपका रीजनरेट होगा। हमारे पास क्या है, ये कैल्विन साइकिल है। तो जो मेल्विन कैल्विन उन्होंने क्या किया था, आपका जो कैल्विन साइकिल है उसका क्या बताया था, कंसेप्ट आपके सामने लाए थे। कौन लाए थे, मेल्विन कैल्विन। उन्हीं के नाम पे क्या है साइकिल को कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल जो कहते हैं, मोर कॉमनली क्या कहते हैं, C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो होता क्या हमारे पास में, हमारे पास क्या है 3 मोल है, ये क्या है यहाँ पे 3 मोल, 3 लिखा है मीन्स यहाँ पे क्या है, ये 3 मोल किसके हैं हमारे पास में, रिबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट के। तो ये कौन है हमारे पास, सबस्ट्रेट है, क्या है ये सबस्ट्रेट है। अब जो यहाँ पे एंजाइम काम करता है जिसको आप सब लोग जानते हो, क्या, रूबिस्को। रूबिस्को के बारे में सब लोग क्या जानते हो कि क्या है, ये बाइसब्स्ट्रेट एंजाइम, इसके पास कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन
दोनों एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो अभी हम इसकी जो एक्टिविटी है वो कार्बोक्सिलेशन वाली एक्टिविटी देखेंगे, ऑक्सीजनेशन वाली एक्टिविटी भी देखेंगे, बट उसको हम थोड़ी देर के लिए अभी आप साइड में रख सकते हो समझने के लिए। तो ये क्या है आपके पास में, क्या है आपके पास में, ये रुबिस्को ने एंजाइम ने वर्क किया और रुबिस्को की एक्टिव साइट में कौन आके बाइंड हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आके बाइंड होता है। तो अभी आप यहाँ देख रहे थे क्या 3 मोल क्या थे रिबुलोज, और जो आपका रिबुलोज होता है कितना होता है 5 कार्बन का, मतलब टोटल यहाँ पर 15 कार्बन आपके पास में प्रेजेंट है। अब जब आपका CO2 3 CO2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं, मतलब पहले क्या है, पहले क्या थे हमारे पास में कि यहाँ पे क्या था 3 मोल क्या था रिबुलोज था। अब हमारे पास क्या है 6 मोल 3 PBA है। 6 मोल क्यों कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आपने और ऐड कर लिए। तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ये है, और टोटल कितने कार्बन के मॉलिक्यूल है हमारे पास में, टोटल जो कार्बन के मॉलिक्यूल है वो कितने हैं, वो है आपके पास में कितने 6। तो 6 3 जा 18। अब आपके पास कितने आ गए टोटल कार्बन, कितने आ गए 18 कार्बन। यहाँ पर कितने कार्बन है टोटल 50 कार्बन से। अब क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस इसको क्या कहोगे आप, इस स्टेप को कहते हो कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होना कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। अब यहाँ जो है एंजाइम जो रुबिस्को उसका काम क्या हो गया खत्म, उसने 3 फॉस्फोग्लिसराइड बना दिया जो कि 3 कार्बन का क्या होता है मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इस साइकिल को हम C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपका रिडक्शन प्रोसेस जो होता है यहाँ से यहाँ तक, यदि आप देखते हो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन जो प्रोसेस होता है उसको देखने को मिल जाता है। रिडक्शन में होता क्या है, यहाँ जो एंजाइम होता है काइनेस वो वर्क करता है। एंजाइम जब काइनेस वर्क करता है तो आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है 1 3 बस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। और कितने एटीपी का इन्वेस्टमेंट लग रहा है यहाँ पे 6 एटीपी का। 6 एटीपी क्यों बताए हमने, क्योंकि हमारे पास कितने, हमने 3 क्या किए हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को एक साथ, यदि आप 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का सिर्फ एक CO2 के मॉलिक्यूल को ऐड करते तो कितनी एटीपी लगती है फ्रेंड्स, तो सिर्फ आपको 2 एटीपी लगती है। यहाँ पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को लेना क्यों, क्योंकि हमें ट्रायोस फॉस्फेट बनाना है। हमें क्या बनाना है, ट्रायोस फॉस्फेट बनाना है। तो कम से कम 3 साइकिल जो होते हैं वो ऑपरेट, मतलब 3 साइकिल जो होते हैं वो चलेंगे। इससे बेटर का हम क्या कर ले, 3 साइकिल को ना कहते हो क्या बोले हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को एक बार में ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो एंजाइम है जो कि रिडक्टेज है, क्या हो रहा है यहाँ पे डीहाइड्रोजनीज एंजाइम जो है वो वर्क कर रहा है। कौन सा एंजाइम यहाँ काम कर रहा है, डीहाइड्रोजनीज। और कौन सा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट डीहाइड्रोजनीज एंजाइम जो है वो वर्क करता है और NADPH को NADP में कन्वर्ट किया जाता है। फिर क्या हो रहा है आपके पास में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट क्या हो रहा है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है क्या, ट्रायोस फॉस्फेट कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, ट्रायोस फॉस्फेट। तो आप दूसरे शब्द में क्या कह सकते हो, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो क्या कि आपको क्या करना है कि जब आपको एक ट्रायोस फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनाना तो आपके पास में क्या होना चाहिए, कम से कम आपको 3 CO2 के मॉलिक्यूल को लाना पड़ेगा, तब जाके आप एक ट्रायोस के मॉलिक्यूल को क्या कर पाओगे, फॉर्म कर पाते हो। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, अभी आपको देखने को क्या मिल रहा है कि क्या है, हमारे पास 6 मोल है किसके, आपके ट्रायोस फॉस्फेट के, जिसमें से क्या हो रहा है एक मोल को इसको क्या किया जा रहा है, एक मोल को कहाँ पर भेजा जा रहा है, आपके साइटोसोल में भेजा रहा है। क्यों, रीजन क्या है साइटोसोल में भिजाने का, रीजन ये है कि हमको क्या करना है, रीजन ये है कि हमें क्या करना है, हमें बनानी है शुगर, हमें क्या बनानी है शुगर मॉलिक्यूल। और जो शुगर मॉलिक्यूल बनता है आपके साइटोसोल में वो कौन होता है, वो होता है आपका सुक्रोज। ध्यान में रखना है क्या कि सुक्रोज जो होता है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, साइटोसोल में होती है। और जो स्टार्च होता है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, वो होती है आपके स्ट्रोमा में, मतलब स्ट्रोमा मतलब आपके प्लास्मिड में ही होती है। तो ध्यान में रखना है क्या, आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो आप क्या बनाओगे, सबसे पहले आप डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनाते, सबसे पहले क्या बनाते हो आप सुक्रोज को फॉर्म करते हो। यदि आप सुक्रोज को फॉर्म नहीं करना चाहते तो क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमने क्या देखा था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यदि आपको ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे पता हो तो क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू आप क्या बना सकते हो, ग्लूकोज को बना सकते हो। और सुक्रेज से भी ग्लूकोज को फॉर्म किया जा सकता है। यदि आप एंजाइम सुक्रेज एंजाइम जो होता है वो काम करता है तो आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सुक्रोज क्या है आपका डाइसैकेराइड है। अब हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 5 में से 1 मॉलिक्यूल। अब हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल बचे। अब यहाँ से आप जो देख रहे हो, कहाँ से यहाँ तक का स्टेप जो है, मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है ये वाला स्टेप है।
इसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन किया जाता है। मतलब रीजनरेशन किसका, रीजनरेशन किया जाएगा किसके, आपके रिब्यूलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट को। यहाँ तो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट की तरह इसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या कि एक समय के बाद सबस्ट्रेट जो खत्म होने के कगार पे होगा, तो क्या होना चाहिए, उस सबस्ट्रेट को हमें वापस रिसाइकल कर लेना चाहिए, रीजनरेट करना चाहिए। तो ये जो रीजनरेशन प्रोसेस होती है ये इतनी आसान नहीं जितना इस साइकिल में बता दी। इस रीजनरेशन में आपको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे यदि पता हो, जो कि बहुत ही डिटेल में बताया भी है, यदि आपको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे आता है तो आपको रीजनरेशन वाला स्टेप जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। होगा क्या कि यहाँ पर जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे वो कैसा होगा, वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे तो होगा बट कैसा होगा, वो रिडक्टिव होगा। कैसा होगा, वो रिडक्टिव होगा। यहाँ पे रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो होता है वो आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। क्या मिलता है यहाँ पे आपको, रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो होता है वो देखने को मिल जाता है। तो होता क्या है इसमें कि हमारे पास क्या था, हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, जो कि कहाँ से है, हमारे पास 6 मोल, जिसमें से 1 मोल आ गया है। तो यहाँ पर जो ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम काम करता है वो या तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना ले, या तो दोनों ही क्या होते हैं, 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। जब एंजाइम एल्डोलिस काम करता है तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट बनता है। इन दोनों को मिलाकर के क्या बनाया जाना है, आपको 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। वो कौन है, आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट यदि एंजाइम काम करता है तो जो 1 पोजीशन पे जो फॉस्फेट है उसको हटाया जाता है। तो सिर्फ आपके पास क्या बचता है, सिर्फ बचता है आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बचता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ये क्या है, यहाँ पर दोनों मिलके फिर जो ट्रांसक्यूटेज एंजाइम जब काम करता है तो क्या बनाते हैं, यहाँ आप बनाते हो एरिथ्रोज 5 फॉस्फेट, और क्या बन रहा है आपका रिबुलोज जाइलोज 5 फॉस्फेट बनता है। तो देखा जाए तो एक स्टेप आपका ये, यहाँ से भी आप क्या कर पा रहे हो, आपकी रिबुलोज को वापस क्या कर रहे हो, यहाँ पर रीजनरेट करता है। दूसरा यदि देखा जाता है तो इरिथ्रो जो 4 फॉस्फेट है, यहाँ पे एल्डोलिस यदि एंजाइम काम करता है तो सीडोहाइड्रोलिस 1,7 बिस फॉस्फेट बनता है, और फॉस्फेटेज काम करता है तो सीडोहाइड्रोलिस 7 फॉस्फेट बचता है। अब क्या होता है, ट्रांसक्यूटेज एंजाइम काम करेगा और जाइलोस 5 फॉस्फेट को बना लेता है। क्या बना रहा है आपका, जाइलोस। यदि आप कान यहाँ से पकड़ो या फिर यहाँ से पकड़ो, आपको अल्टीमेटली बनाना क्या है, आपको बनाना है रिबुलोस 5 फॉस्फेट। तो ये क्या ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और ये मिलकर क्या बनाएंगे, राइबोस 5 फॉस्फेट। जब एंजाइम आपका आइसोमेरेज काम करता है, जब एंजाइम आइसोमेरेज काम करता है तो ये क्या बन जाता है, रिबुलोस 5 फॉस्फेट। अब रिबुलोस 5 फॉस्फेट में एक काइनेज जो होता है, वो काइनेज एंजाइम जब काम करता है तो 1 पोजीशन पर फॉस्फेट को जोड़ देता है और यहाँ पर एटीपी इन्वेस्टमेंट आपको लगता है। तो क्या होता है, आपका रिबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल वो वापस रीजनरेट हो जाता है। तो यदि आपको रीजनरेशन वाला जो स्टेप है जो यहाँ से यहाँ तक बताया गया, उसको यदि मोर डिटेल में समझना है तो उसके लिए आपको रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो होना वो पता होना चाहिए। मतलब क्या, सबसे पहले तो आपको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो होता है, जो भी कहाँ रन होता है, आपके साइटोसॉल में रन होता है। तो पाथवे जो होता है वो पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको रिडक्टिव मैनर में क्या कर पाओगे, इसको बता पाओगे। ये स्टेप सिर्फ उसके लिए जब आपको रीजनरेशन के प्रोसेस को मोर डिटेल में क्या हो बताना होता है तब। तो C3 जो कैल्विन साइकिल होता है, C3 साइकिल से हमें आउटकम क्या मिलता है, हमें यदि आउटकम की यदि आप बात करते हो तो आउटकम आपको क्या मिलने वाला है, आउटकम आपको मिलेगा क्या, ट्रायोस फॉस्फेट। क्या मिलेंगे आपके पास में, ट्रायोस फॉस्फेट जो होता है वो मिलता है। और इस ट्रायोस फॉस्फेट को शटल सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, एंटी वाटर जो होता है वो लगा होता है मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर, और आपका क्या होता है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। तो ट्रायोस फॉस्फेट को कहाँ पे लाया जाता है, साइटोसॉल में लाया जाता है। और एक बार यदि साइटोसॉल में ला लेकर आ गए हम ट्रायोस फॉस्फेट को, तो फिर क्या कर सकते हैं, सुक्रोज को फॉर्म कर सकते हैं, आपका ग्लूकोज भी डायरेक्ट बना सकते हैं वाया द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से, और सुक्रोज से भी आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्या, हमने क्या बोला था इनिशियली कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता क्या है, उसमें क्या किया, आपके पास क्या थी, सोलार एनर्जी। आपके पास क्या था, सोलार एनर्जी थी, जिसको आप क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी में फॉर्म कर रहे थे। इसको क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी में फॉर्म कर रहे थे। जब सोलार से केमिकल एनर्जी में फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है, सबसे पहले तो लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में हमने क्या देखते हैं, आपके एटीपी और NADPH जो रिड्यूसिंग पावर होता है उसको आप क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। ये बन रहे थे आपके नॉनसाइक्लिक फोटोसिंथेसिस। इनका यूज कहाँ पे हो रहा था, आपका डार्क रिएक्शन में। ये क्या है, आपके डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल है कहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर एटीपी इन्वेस्टमेंट हुआ है और यहाँ पर 6 NADPH जो है वो भी उनका भी इस्तेमाल हुआ। तो आपके जो एटीपी और NADPH बन रहे थे उनका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, आपके डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, इनका इस्तेमाल हो रहा है। और आप क्या बना रहे हैं, केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन कर, और ये केमिकल एनर्जी कौन है, आपका ग्लूकोज है। कौन है यहाँ पर, आपका
ग्लूकोज में, मतलब जो शुगर मॉलिक्यूल आप बना रहे हो, क्या बना रहे हो, शुगर का मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है आपका केमिकल एनर्जी है, वो क्या है आपकी केमिकल एनर्जी है। अब ये जो CO2 है, अब आपके पास क्या है, शुगर शुगर आ गई है आपके पास में। अब जो हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे कि ह्यूमंस, वो क्या किया जाएगा, क्या करता है, कंजप्शन किसका करता है, शुगर का ही तो करता है। क्या करता है, जब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आप क्या कोई चीज को क्या कर रहे हो, आप खा रहे हो, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है शुगर। शुगर जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है हमारे पास में, वो आ रहा है, सोर्स कौन है हमारे पास में, प्लांट है। प्लांट मेन सोर्स कौन है आपका, प्लांट। यदि आप बायोस्फीयर की बात करते हैं, जो बायोस्फीयर है जिसमें आपके जितने भी हैं सब एबायोटिक बायोटिक सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर में क्या होता है कि आपका जो ऑटोट्रॉफिक है, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इनका जो इक्विलिब्रियम होता है कैसा होता है, इसको मेंटेन करना जरूरी होता है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, केमिकल क्या कर रहा है, क्या कि वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहा है। हाइड्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं और वापस क्या करते हैं, CO2 वापस क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, और वापस इस CO2 को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, अजिमिनेशन होता है या फिर CO2 का फिक्सेशन होता है, और वापस हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो फॉर्म होकर हमारे सामने आ जाता है। तो ये क्या हुई फ्रेंड्स, ये आपके कैल्विन साइकिल की क्या है कहानी है। तो यदि आपको कैल्विन साइकिल को अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप क्या कर पाओगे, इसको रिलेट कर पाओगे जब हम क्या करेंगे, जब हम C4 पाथवे पढ़ेंगे। जब हम C4 साइकिल को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, कैल्विन साइकिल का अंदाजा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से स्टेप जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ पे होता है, कौन सी सेल इसमें इन्वॉल्व होती है, तभी तो आप इसको कनेक्ट कर पाओ कहाँ पर, C4 साइकिल से। तो ये बात किसकी हुई फ्रेंड, C3 साइकिल की थी। C3 साइकिल की क्या है बातें, ध्यान में क्या क्या रखना है, C3 साइकिल जैसे कि आपको कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो पता होना चाहिए, नेम पता होना चाहिए, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से प्लांट बॉडी जिनको आप C3 की कैटेगरी में रख सकते हो वो पता होना चाहिए, कितना ATP का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो पता होना चाहिए, और जो रेक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे उससे कैसे आप रीजनरेट कर सकते हो किसको, आपके रिबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को। रुबिस्को के बारे में पता होना चाहिए, रुबिस्को क्या होता है, रुबिस्को के पास दो एक्टिव बाइसल्फाइड एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। कब कार्बन डाइऑक्साइड हो कब ऑक्सीजन होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसकी बाइंडिंग को, वो पता होना चाहिए। तो ये क्या थी हमारे आज के इस लेक्चर में, इसका क्या था, इसका C3 साइकिल के बारे में डिटेल में चर्चा की। अब हम देखेंगे क्या C4 साइकिल के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए